आप सभी लोगों को मेरा नमस्कार। और आज मैं आपके सामने प्रस्तुत हुआ हूँ विज्ञान का मॉडल नंबर 2 लेकर, जिसमें फिर एक बहुविकल्पीय प्रश्न होंगे 20, जिसमें 21वां मैंने अपनी तरफ से फिर से दिया हुआ है। देर ना करते हुए शुरू करते हैं। दूरदृष्टि दोष के कारण वस्तु का प्रतिबिंब बनता है रेटिना पर, रेटिना से आगे, रेटिना के पीछे या नेत्र लेंस पर। भाई जब भी स्पष्ट दृष्टि का जो प्रतिबिंब बनता है वो सदैव रेटिना में बनता है, लेकिन जब दोष होता है तो या तो रेटिना से पहले बनेगा या रेटिना से बाद में। तो दूरदर्शी दोष है तो पता ही चल रहा है कि कहां बनेगा, रेटिना से पीछे यानी कि दूर। तो ये ऑप्शन नंबर है आपका तीसरा, रेटिना के पीछे बनेगा। और यदि निकटदर्शी दोष होगा तो रेटिना के आगे बनेगा। कैसे? ये है रेटिना, बड़ा नेत्र बना रहे हैं थोड़ा सा। ये नेत्र लेंस है आपका और ये होता है रेटिना। अगर प्रतिबिंब, जैसे मान लीजिए वस्तु का प्रतिबिंब बन रहा है और ये अगर रेटिना पे बनेगा यानी यहां, तो समझ लीजिए दृष्टि बिल्कुल सही है। अगर पहले बन जाएगा यानी यहां कहीं से, यहां से लेकर यहां तक कहीं पर बन जाएगा तो ये निकटदर्शी दोष है। लेकिन दूर है तो कहां बनेगा? ये आपका रेटिना के पीछे बनेगा, यानी कहीं बाहर काटेगा। तो जब ये बाहर काटेगा तो ये होगा दूरदर्शी दोष, और ये अगर पहले काट जाता तो हो जाता निकटदर्शी दोष। तो इसमें सही होगा दूरदर्शी दोष के लिए जो कारण है प्रतिबिंब का वो बनेगा रेटिना के पीछे। दूसरा प्रश्न है, चुंबकीय बल रेखाएं कैसी होती हैं? सदैव समांतर होती हैं, एक बिंदु पर मिलती हैं, एक दूसरे को कभी नहीं काटती या परस्पर काटती हैं। तो वही परस्पर नहीं काटती बिल्कुल सही है, मतलब परस्पर कभी नहीं काटेंगे। दूसरा प्रश्न है, चुंबकीय बल रेखाएं सदैव समांतर होती हैं, एक बिंदु पर मिलती हैं, एक दूसरे को कभी नहीं काटती, परस्पर काटती हैं। भाई ये वाला ऑप्शन डी तो काट दीजिए। कभी भी जो चुंबकीय बल रेखाएं हैं वो कभी एक दूसरे को नहीं काटती। कैसे? ये मान लीजिए चुंबक है आपका और ये है आपका N और ये है आपका S। तो चुंबकीय बल रेखाएं सदैव उत्तर दिशा से निकलेंगी और दक्षिण दिशा से अंदर की ओर जाएंगी। ये हमेशा याद रखिएगा। यहां से चुंबक निकलेगा उत्तर की दिशा से और दक्षिण के लिए जाएगा। इसी प्रकार यहां नीचे से यहां जाएगी। तो ये चुंबकीय रेखाएं कभी एक दूसरे को नहीं काटेंगी। पहला ऑप्शन, ये ऑप्शन कट गया। सदैव समांतर होती हैं, कतई नहीं, ये भी काट दीजिए। क्यों? क्योंकि चुंबकीय बल रेखाएं जितने पास आएंगे यानी यहाँ पर पास पास हो जाएंगी, और जितनी दूरी पर दूर दूर रहेंगी तो इनकी डिस्टेंस जो है वो बढ़ती जाती है, दूर दूर होती जाती है, इसलिए ये समांतर नहीं होती हैं। तो कौन सा ऑप्शन बचा आपका? क्या एक बिंदु पर मिलती हैं? कभी नहीं, ये भी नहीं मिलती हैं। तो क्या हुआ? लास्ट सी ऑप्शन है आपका सही, एक दूसरे को कभी नहीं काटती हैं। अर्थात याद रखिएगा, चुंबकीय बल रेखाएं एक दूसरे को कभी नहीं काटती हैं। अगला है आपका सवाल है, विद्युत से R1 व R2 दो प्रतिरोधक तार पार्श्व क्रम में संयोजित हैं। पार्श्व का मतलब होता है समांतर, ये समांतर क्रम में संयोजित हैं। इनका तुल्य प्रतिरोध होगा। तो समांतर क्रम में प्रतिरोध का फार्मूला होता है 1/R बराबर 1/R1 प्लस 1/R2। भाई तुल्य प्रतिरोध R का मान निकालना है तो 1/R बराबर नीचे नीचे गुणा कर दीजिए, R1 इंटू R2, ऊपर त्रिज्यी गुणा हो जाएगी R2 प्लस R1। ठीक है, सही से लिख देंगे इसके लिए 1/R बराबर, ऊपर R1 पहले लिख दीजिए, R1 प्लस R2 बटे में आएगा R1 इंटू R2। अब तुल्य प्रतिरोध निकालना है तो उल्टा कर लेंगे और इसे भी उल्टा कर लीजिए, तो R ऊपर चला जाएगा तो R बराबर, ये इंटू में ऊपर जाएंगे यानी R1 इंटू R2 और बटे में आएगा आपका R1 प्लस R2। तो तुल्य प्रतिरोध का ऑप्शन नंबर हो गया आपका कौन सा? सी सही हो गया, R1 इंटू R2 बटे R1 प्लस R2। चौथा प्रश्न है, टिंडल प्रभाव उदाहरण है, मतलब टिंडल प्रभाव का कौन सा उदाहरण इनमें से है? प्रकाश का शर्करा में के जलीय विलयन से गुजरना, बंद कमरे से किसी छोटे क्षेत्र से प्रकाश आना, इंद्रधनुष का बनना, या ये सभी है।
तो टिंडल प्रभाव जो होता है वो है आपका प्रकाश का प्रकीर्ण। क्या चीज? प्रकाश का प्रकीर्ण। प्रकीर्ण क्या होता है? जब प्रकाश चारों दिशाओं में फैल जाता है तो वह घटना को प्रकाश का प्रकीर्ण कहते हैं। तो अर्थात इसमें ऑप्शन नंबर जो सही है वो है सी, बंद कमरे से किसी छोटे छिद्र से प्रकाश का आना। मान लीजिए छोटे से छिद्र को जब प्रकाश आता है तो बहुत सारी दिशाओं में फैल जाता है, तो उस घटना को कहते हैं टिंडल प्रभाव। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है। अगला है 5वां प्रश्न, वायु के सापेक्ष कांच का आवर्तनांक। वायु यानी कि एयर, ए के सापेक्ष इसका कांच, कांच का मतलब ग्लास, ANG जो है वो कितना दिया है आवर्तनांक इसका? 3/2 दिया है। अब कह रहा है कांच के सापेक्ष वायु का आवर्तनांक अर्थात उल्टा जी यानी कांच के सापेक्ष वायु का आवर्तनांक आपको ज्ञात करना है। तो फार्मूला होता है इसका उल्टा हो जाता है, याद रखिएगा 2/3 आंसर आएगा इसका। कैसे हो जाएगा वो देखिए यहाँ पर, GNA बराबर हो जाता है 1/A, इधर आ जाएगा ANG। तो मान लगा दीजिए 1/ANG का मान कितना है? 3/2। तो ये नीचे वाला जो बटे होता है वो ऊपर चला जाएगा, अर्थात यहाँ पर हो जाएगा 2 एकम 2/3, यानी कि कांच के सापेक्ष वायु का आवर्तनांक जो होगा वो 2/3 होगा। छठा प्रश्न है, अवतल दर्पण के फोकस पर रखी वस्तु का प्रतिबिंब बनता है। वक्रता केंद्र पर, दर्पण के पीछे, अनंत पर या ध्रुव पर। तो याद रखेंगे कि जब अवतल दर्पण की फोकस पर वस्तु अगर रखी है तो उसका प्रतिबिंब बनेगा अनंत पर। अब यदि वस्तु जो है अगर अनंत पर रख दी जाए तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? फोकस पर। याद रखिएगा ये भी चीज। और एक चीज और बताएं कि अगर वस्तु अनंत पर है तो प्रतिबिंब जो है वो फोकस पर बनेगा, छोटा बनेगा, वास्तविक बनेगा और उल्टा बनेगा। 7वां प्रश्न है, डायनोमो उत्पन्न करता है। अब डायनोमो क्या होता है? डायनोमो होता है जनरेटर, अर्थात यह यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है। अब विद्युत ऊर्जा कैसे आती है वो इन 4 ऑप्शन से पता लगाना है। आवेश नहीं होगा, ऑप्शन नंबर आवेश नहीं होता है, वैद्युत क्षेत्र भी नहीं होता है और चुंबकीय क्षेत्र भी नहीं होता, क्योंकि चुंबकीय क्षेत्र तो लगा होता है डायनोमो के दोनों ओर। तो ऑप्शन नंबर होगा वैद्युत वाहक बल। डायनोमो उत्पन्न करता है वैद्युत वाहक बल, जिसके कारण जो है धारा प्रवाहित होती है। 8वां प्रश्न है, एल्काइन का सूत्र है। तो एल्काइन के सूत्र इनमें से कोई होगा, तो उससे पहले हम ज्ञात कर लेते हैं कि एल्केन का जो फार्मूला होता है वो है CnH2n+2 और एल्कीन का होता है CnH2n और एल्काइन का होता है CnH2n-2। तो ये एल्काइन का जो फार्मूला है इसमें हम देखो यहाँ पर C2 भी है, 3 भी है और 6 भी है, लगा के चेक कर लेते हैं कि कौन सा है। तो हम लगा रहे हैं n बराबर पहले 2 रखने पर, रख लीजिए। तो रखा हमने C2, यहाँ पे 2 आया, 2 दूनी 4, 4 में से 2 गया तो 2 आएगा, यानी ये इसमें से ऑप्शन है नहीं। अब 3 लगाइए यहाँ पर, तो C3H, 3 दूनी 6, 6 में से 2 गया तो कितना बचा? 4। ये है ऑप्शन बिल्कुल सही है। ऑप्शन नंबर ए C3H4 एल्काइन का सूत्र है। चेक और भी कर लेते हैं, देखो 3 हो गया, ये है नहीं, 6 यहाँ लगा के देखिए, लगाइए 6, C6 तो 6 दूनी 12, 12 में से 2 गया तो क्या? 10। क्या ये है? नहीं है। तो ऑप्शन नंबर ए एल्काइन का सूत्र है। ऐसे आप एल्केन में लगा के दे सकते थे, ऐसे आप एल्कीन में लगा के दे सकते हैं, ऐसे ही एल्काइन में। तो ये तीनों चीजें याद रखिएगा। अगर हमें एल्केन का कोई फार्मूला ज्ञात करना हो तो यहाँ एन लगाइएगा उतने ही, और एल्कीन का ज्ञात करना हो तो ये लगाएंगे, और एल्काइन का भी मैंने आपको बता ही दिया है। अगला नमाज है आपका ताम्र ग्लांस का रासायनिक सूत्र है। इनमें से कौन सा है? यानी कि C2S है, C2U2O है, या CuFe2S2 है, या CuCO3 है। तो याद रखिएगा ताम्र ग्लांस का जो दूसरा फार्मूला है वो है क्यूप्रस सल्फाइड, और क्यूप्रस सल्फाइड का जो फार्मूला है वो है Cu2S।
ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है। 10वां सवाल है आपका, Fe2O3 प्लस 2Al की रिएक्शन हो रही है और जो बनेगा रिजल्ट आपका Al2O3 प्लस 2Fe। तो यह अभिक्रिया निम्न प्रकार की है, वियोजन अभिक्रिया, संयोजन अभिक्रिया, विस्थापन अभिक्रिया, द्विविस्थापन अभिक्रिया। तो वियोजन अभिक्रिया क्या है? वियोजित हो जाना, अलग अलग हो जाना। भाई ये तो दोनों पैसे यहाँ पर भी दोनों हैं, यहाँ पर भी दोनों हैं, तो अलग तो पहले भी थी बाद में भी हैं, तो ऑप्शन नंबर ए तो गलत हो गया। संयोजन अभिक्रिया यानी संयुक्त हो जाना, जुड़ जाना। क्या ये दोनों तत्व जुड़े हैं यहाँ पर? नहीं, तो संयोजन अभिक्रिया भी नहीं है। विस्थापन अभिक्रिया, विस्थापन का मतलब होता है जब एक तत्व को कोई दूसरा तत्व हटाकर उसके स्थान पर स्वयं आ जाता है तो उसे विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। जैसे यहाँ पर Al है और Fe को हटाता है और इसकी जगह पर स्वयं आ जाता है, तो इस अभिक्रिया को विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। ऑप्शन नंबर बिल्कुल सही है। अब द्विविस्थापन क्या होता है कि जब दो तत्व अलग अलग हों, एक दूसरे के स्थान पर आ जाए। यहाँ अकेला है इसलिए इसने इसको हटाया और इसकी जगह पर स्वयं बैठ गया, इसलिए विस्थापन अभिक्रिया है। द्विविस्थापन अभिक्रिया जब मैं अगला वीडियो लेके आऊंगा तो उसमें इसका भी एग्जाम्पल दूंगा मैं आपके लिए। अगला प्रश्न है 11वां, संगमरमर का रासायनिक सूत्र क्या है? भाई संगमरमर का दूसरा जो नाम है वह है कैल्शियम कार्बोनेट, और कैल्शियम कार्बोनेट का जो सूत्र होता है वह है CaCO3। तो संगमरमर का भी सूत्र हो गया ऑप्शन नंबर बी, CaCO3। अगला है प्रश्न आपका 12वां, प्रबल अम्लीय विलयन में मेथिल ऑरेंज का रंग होता है लाल, पीला, नीला या रंगहीन। तो याद रखेंगे जो प्रबल अम्ल है उसमें मेथिल ऑरेंज का रंग लाल होता है, और याद रखेंगे यदि अम्ल की जगह क्षार आ जाएगा तो उसमें रंग होगा पीला, मेथिल ऑरेंज का। याद रखेंगे अम्ल में लाल रंग होता है मेथिल ऑरेंज का और क्षार में पीला होता है। ठीक है। 13वां है, निम्न में से कौन सा तत्व डी ब्लॉक तत्व है? सोडियम, भाई सोडियम डी ब्लॉक का नहीं है, ये एस ब्लॉक का तत्व है। ठीक, ये भी याद रखेंगे। कैल्शियम, कैल्शियम भी एस ब्लॉक का है। और आर्गन जो है वो पी ब्लॉक का तत्व है। याद रखिएगा ये आर्गन किसका है? पी ब्लॉक का तत्व है, क्योंकि आर्गन निष्क्रिय गैस है। तो बचा कौन सा? कापर। कापर है डी ब्लॉक का तत्व। याद रखिएगा आवर्त सारणी में जो इधर वाले दो तत्व होते हैं वो एस ब्लॉक के होते हैं, बीच में जो तत्व होते हैं वो 10 होते हैं, यहाँ 2 होते हैं, ये 10 होते हैं, ये डी ब्लॉक है। और इधर जो तत्व होते हैं ये 6 होते हैं, ये 6 तत्व जो होते हैं वो पी ब्लॉक के होते हैं। इधर पी ब्लॉक में आर्गन आएगा और सोडियम और कैल्शियम एस ब्लॉक में आएगा, यानी यहाँ तो कापर आएगा आपका डी ब्लॉक में। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है। और जो एस ब्लॉक के तत्व होते हैं वो आवर्त सारणी में नीचे होते हैं, 14 तत्व होते हैं जो एक्टिनाइड श्रेणी और लैंथेनाइड श्रेणी में उपस्थित होते हैं। 14वां प्रश्न है, हीमोग्लोबिन महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है श्वसन में, उत्सर्जन में, पाचन में, पोषण में। तो हीमोग्लोबिन के कारण ही रक्त का रंग लाल होता है। हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन को फेफड़ों से पूरे शरीर में पहुंचाता है। तो हीमोग्लोबिन का क्या महत्व है? श्वसन में महत्व है, याद रखिएगा। 15वां प्रश्न है, स्वाद्विगुणन की क्षमता होती है एटीपी में, एनएडी में, डीएनए में, आरएनए में। तो याद रखिएगा स्वाद्विगुणन की क्षमता डीएनए में होती है। और 16वां प्रश्न है, विज्ञान की वह शाखा जिसमें जीवाश्मों का अध्ययन होता है कहलाती है इकोलॉजी, एथनोलॉजी, बायोलॉजी या पैलियोटोनोलॉजी। तो याद रखिएगा जीवाश्मों का जो अध्ययन है वो पैलियोटोनोलॉजी से में किया जाता है। 17वां प्रश्न है, ईस्ट में अलैंगिक जनन प्रायः होता है मुकुलन द्वारा, विखंडन द्वारा, जीवाणुओं द्वारा, रोपण द्वारा। तो ईस्ट में अलैंगिक जनन जो है वो मुकुलन द्वारा होता है, याद रखिएगा। अगला है, द्वार कोशिकाएं पाई जाती हैं।
जड़ों में, रंध्रों में, वात रंध्रों में, उपरोक्त सभी में। तो जो द्वार कोशिकाएं हैं वो रंध्रों में पाई जाती हैं। अगला है आपका 19वां प्रश्न, सकल कंद में कायिक प्रवर्धन होता है भूमिगत तने द्वारा, जड़ द्वारा, पत्ती द्वारा, इनमें से कोई नहीं। तो याद रखिएगा सकल कंद में कायिक प्रवर्धन जड़ द्वारा होता है। 20वां प्रश्न है, क्लोरोफिल अवशोषित करता है जल, खनिज लवण, प्रकाश संश्लेषण, ऑक्सीजन। हम जानते हैं कि पत्तियों में क्लोरोफिल पाया जाता है जिसके कारण पत्तियों का रंग हरा होता है और यह प्रकाश ऊर्जा को अवशोषित करता है जिसके द्वारा पेड़ पौधे जो है अपना भोजन का निर्माण करते हैं। ये 20 प्रश्न हो गए। 21वां मैंने अपनी तरफ से दिया है कि डार्विन की सबसे बड़ी कमी थी। क्या कमी थी भाई? किस बात में वो स्पष्ट नहीं जवाब दे पाए? जीवन संघर्ष की व्याख्या ना होना, ये उन्होंने कर दी थी। ये ऑप्शन सही है, मतलब सबसे बड़ी कमी नहीं थी ये इन्होंने व्याख्या अच्छे से कर रखी थी। योग्यता की उत्तर जीविका की व्याख्या ना होना, इसकी भी व्याख्या दी थी उन्होंने। ये ऑप्शन सही है लेकिन इसके लिए गलत है, कमी नहीं है इसमें, ये सही दिया था। संतानपुत्र की प्रचुर मात्रा में व्याख्या ना होना, इसकी व्याख्या दी थी, ये ऑप्शन सही है। परंतु विभिन्नताओं के कारणों की व्याख्या ना होना, ये इन्होंने नहीं बताया था। मतलब इसको बताने का स्पष्ट उन्होंने स्पष्टीकरण किया परंतु वो बहुत अच्छे से इसको बता नहीं पाए। तो इसके हिसाब से जो ऑप्शन नंबर सी है वो बिल्कुल सही है। डार्विनवाद की सबसे जो कमी थी वो ये कमी थी कि भिन्नताओं के कारणों की व्याख्या ना होना, यानी उन्होंने व्याख्या नहीं कर पाए कि किन कारणों से विभिन्नताएं आती हैं।